देखिए आज का टॉपिक है अशोक के शिलालेख और उनके विषय के संबंध में जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, जो उनके आज मैं अशोक का जितना भी चैप्टर में बचा है वो सारा पूरा करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अशोक के शिलालेख से। तो अशोक के शिलालेख की बात करूं तो यहाँ से शुरुआत करते हैं पहले शिलालेख से और उनके विषय से संबंधित। ठीक है, शिलालेख और उनके विषय में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला शिलालेख जो है उसमें क्या है, पशु बलि की निंदा है। ठीक है, वो किससे संबंधित है, आपका पशु बलि की निंदा है इसमें। ठीक है, पशु बलि की निंदा पहले शिलालेख में। उसके बाद आता है दूसरे में क्या है, तो दूसरा संबंधित है आपका मनुष्य एवं पशु चिकित्सा व्यवस्था एवं विदेशों में धर्म प्रचार का उल्लेख है। ठीक है, इसमें क्या है आपका मनुष्य पशु चिकित्सा। ठीक है, मनुष्य एवं पशु चिकित्सा, मनुष्य एवं पशु चिकित्सा, विदेशों में धर्म प्रचार का उल्लेख है। ठीक है, विदेशों में धर्म प्रचार का उल्लेख, धर्म प्रचार का उल्लेख। ठीक है, दूसरे शिलालेख में है। उसके बाद आता है आपका तीसरा शिलालेख। तीसरे में क्या है, देखिए तीसरा संबंधित है उसमें है आपका रज्जुक एवं युक्त की नीति। ठीक है, रज्जुक एवं युक्त की नीति, रज्जुक एवं युक्त की नीति, युक्त की नियुक्ति। ठीक है, और इसमें क्या था, राजकीय अधिकारियों को हर 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण करने का आदेश था। ठीक है, राजकीय अधिकारियों को हर 5 वर्ष राज्य भ्रमण करने का आदेश। ठीक है, उसके बाद तीसरा अभिलेख में तीसरा ये हो गया। उसके बाद आता है आपका चौथा शिलालेख। ठीक है, अगर चौथे की बात करूं, चौथे में क्या था, तो चौथे में आपका धर्मघोष की घोषणा। ठीक है, चौथे में किससे संबंधित आपका धर्मघोष की घोषणा, धर्मघोष की घोषणा। ठीक है, उसके बाद आता है पाँचवें की अगर बात करूं, पाँचवा, तो पाँचवें शिलालेख में क्या है, तो पाँचवें आपका धम्म महापात्रों की नियुक्ति। ठीक है, पाँचवें किससे संबंध क्या है, इसमें आपका धम्म महापात्रों की नियुक्ति, धम्म महापात्रों की नियुक्ति, धम्म महापात्रों की नियुक्ति। ठीक है, उसके बाद आता है आपका छठा अगर बात करूं छठा शिलालेख की, तो छठे में क्या है, देखिए छठे में जो है आपका वो है प्रशासनिक सुधार और आत्मनियंत्रण की शिक्षा का उल्लेख। ठीक है, प्रशासनिक सुधार प्रशासनिक सुधार एवं आत्म नियंत्रण की शिक्षा का उल्लेख। ठीक है, शिक्षा का उल्लेख। ठीक है, किसमें आपके छठे शिलालेख में। उसके बाद आता है
अगर सातवें की बात करूं तो सातवें शिलालेख में जो है वो है सभी धार्मिक मतों के प्रति अशोक की निष्पक्षता। ठीक है, सभी धार्मिक मतों के प्रति अशोक की निष्पक्षता। उसके बाद आता है आठवां शिलालेख। ठीक है, आठवें में क्या है, बोध गया की यात्रा का उल्लेख। ठीक है, आठवें में क्या है आपका, बोध गया की यात्रा का उल्लेख। बोध गया की यात्रा का उल्लेख, और इसमें बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन। ठीक है, और आपका बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन। ठीक है, ये आठवें अभिलेख में है। उसके बाद आता है नौवां शिलालेख। ठीक है, नौवां शिलालेख। तो नौवें में क्या है, नौवें में है आपका सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख। ठीक है, सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख, सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किसमें, आपके नौवें शिलालेख में। उसके बाद आता है 10वां शिलालेख। ठीक है, 10वें की अगर बात करूं तो 10वें में क्या है, देखिए 10वें में जो है आपका वो है राजा और उच्च अधिकारी प्रजा के हित के लिए कार्य करें। ठीक है, 10वें में क्या है, राजा तथा उच्च अधिकारी प्रजा के लिए, प्रजा के हित के लिए कार्य करें। ठीक है, उसके बाद आता है 11वां शिलालेख। ठीक है, 11वां, तो 11वें में जो है वो आपका धम्म नीति की व्याख्या। ठीक है, इसमें क्या है, धम्म नीति की व्याख्या, धम्म नीति की व्याख्या। उसके बाद आता है 12वां अभिलेख। ठीक है, तो 12वें में क्या है, 12वें में जो है धार्मिक सहिष्णुता पर बल तथा स्त्री महापात्रों की नियुक्ति। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता पर बल, धार्मिक सहिष्णुता पर बल, स्त्री महापात्रों की नियुक्ति। ठीक है, स्त्री महापात्रों की नियुक्ति। ठीक है, उसके बाद आता है 13वां शिलालेख। ठीक है, 13वें शिलालेख में जो है वो है आपका कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन है इसमें। कलिंग युद्ध का वर्णन हो गया। अशोक का हृदय परिवर्तन, अशोक का हृदय परिवर्तन, अशोक का हृदय परिवर्तन है। और धम्म विजय की घोषणा है, धम्म विजय की घोषणा, धम्म विजय की घोषणा है। विदेश में धम्म का प्रचार का उल्लेख। ठीक है, विदेशों में धम्म प्रचार का उल्लेख। ठीक है, ये है। उसके बाद आता है 14वां शिलालेख। ठीक है,
14वें में क्या है, ठीक है। तो 14वें शिलालेख की अगर बात करूं तो इसमें पहले 13 शिलालेखों का पुनर्वलोकन, ठीक है। पहले 13 शिलालेखों का पुनर्वलोकन, पहले 13 शिलालेखों का पुनर्वलोकन। पुनर्वलोकन है, ठीक है। पहले 13 का जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है, और इसमें जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है, ठीक है। जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। प्रेरित किया गया है, ठीक है। तो ये अशोक के 14 शिलालेख थे जो मैंने आपको करा दिए, मोस्ट है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए। उसके बाद आगे बात करते हैं अशोक के जो प्रथम लेख हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। अशोक के प्रथम यानी कि प्रमुख स्तंभ लेख, अशोक के प्रमुख स्तंभ लेख। देखिए, अशोक के प्रमुख स्तंभ लेख की बात करूं तो पहला आता है प्रयाग स्तंभ लेख, ठीक है। स्तंभ लेख पहला है आपका प्रयाग का। तो ये कहाँ पर है आपका प्रयाग वाला, ये इलाहाबाद, ठीक है। कहाँ पर है आपका, इलाहाबाद, इलाहाबाद। दूसरा आता है दिल्ली टोपरा में, ठीक है, दिल्ली टोपरा। तो ये कहाँ पर आपका, दिल्ली में, ठीक है। तीसरा स्तंभ लेख आपका दिल्ली मेरठ। स्तंभ लेख कौन सा है आपका, दिल्ली मेरठ। ये कहाँ पर है आपका, दिल्ली में, ठीक है। चौथा आता है रामपुरवा स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख। तो रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ है आपका, चंपारण बिहार में, ठीक है, चंपारण बिहार में। उसके बाद पांचवा जो स्तंभ लेख है वो है आपका लोरिया अरेराज, ठीक है, लोरिया अरेराज। ये कहाँ पर आपका, चंपारण बिहार में, ठीक है, चंपारण बिहार। उसके बाद छठा जो है वो आपका लोरिया नंदागढ़ है, वो भी चंपारण बिहार में ही है, ठीक है, लोरिया नंदागढ़, नंदनगढ़। तो ये भी आपका चंपारण में ही है, ठीक है। तो ये प्रमुख स्तंभ लेख हैं इसके जो अशोक के हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है इन्हें भी। देखिए, सारनाथ का लघु स्तंभ लेख के अशोक स्तंभ पर राष्ट्रीय चिन्ह जो है उसमें एक क्या है, जो सारनाथ का लघु स्तंभ लेख है, यानी कि सारनाथ का लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख। तो सारनाथ का जो स्तंभ लेख है तो अशोक के स्तंभ पर चिन्ह और राष्ट्रीय वाक्य उत्कीर्ण है, ठीक है। लेख पर क्या है आपका, अशोक स्तंभ पर राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ पर राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह है और राष्ट्रीय वाक्य उत्कीर्ण है, ठीक है, और राष्ट्रीय वाक्य उत्कीर्ण है। ठीक है। इस स्तंभ पर 4 जो पशु बने हैं, बैल, घोड़ा, हाथी, सिंह दर्शाए गए हैं, ठीक है। इस स्तंभ पर जो है आपके 4 पशु, इस स्तंभ पर 4 पशु
4 पशु कौन कौन से हैं? पशु में बैल, पशु क्या क्या आपके? बैल, घोड़ा, हाथी, घोड़ा, हाथी, सिंह। ठीक है, तो ये इस पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद अशोक की धम्म नीति की अगर बात करूं, अशोक की धम्म नीति, अशोक की धम्म नीति क्या थी? ठीक है, धम्म नीति की बात करूं, देखिए धम्म जो है संस्कृत शब्द का धर्म का प्राकृतिक रूप है। ठीक है, जो आपका धम्म है, धम्म, धम्म जो है ये संस्कृत शब्द के धर्म का प्राकृतिक रूप है। ठीक है, ये क्या है? संस्कृत शब्द के धर्म शब्द का प्राकृतिक रूप है। ठीक है, धर्म शब्द का प्राकृतिक रूप है। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है, इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। देखिए धम्म की नीति तत्कालीन अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार संहिता थी। ठीक है, धम्म जो थी, धम्म की नीति, धम्म की नीति तत्कालीन अधिकांश संगत क्या थी? आचार संहिता थी। ठीक है, संगत आचार संहिता थी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। और आगे इसमें क्या है, देखिए अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा या किसी कर्मकांड का कोई स्थान नहीं था। ठीक है, इसमें क्या था? अशोक के धर्म में किसी देवता, अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा या किसी कर्मकांड का कोई स्थान नहीं था। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अशोक के धर्म का उद्देश्य विशाल साम्राज्य की स्थिरता एवं शांति प्रदान करना था। ठीक है, अशोक के धर्म का उद्देश्य विशाल साम्राज्य को स्थिरता एवं शांति प्रदान करना था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना। उसके बाद धर्म की नीति सहिष्णुता की शिक्षा देती थी। ठीक है, धर्म की नीति जो थी वो सहिष्णुता की शिक्षा देती थी। धर्म की नीति, धर्म की नीति ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है कभी कभार। उसके बाद अशोक के 5वें अभिलेख में उल्लेख है कि धर्म के प्रचार के लिए धर्म महापात्रों की नियुक्ति करी गई थी, वो मैंने आपको पहले ही करा दिया था। ठीक है, देखिए धर्म की नीति को प्रमुख अभिलेखों पर उत्कीर्ण किया गया था। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको उसमें बता दिया था पहले। चलिए आगे बात करते हैं अशोक के अन्य जो कुछ अशोक के जो प्रांत थे
मौर्य यानी कि अशोक के अभिलेख में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों का नाम का उल्लेख है। ठीक है, जो है अशोक के अभिलेख में, अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नामों का उल्लेख है। ठीक है, कौन कौन से का उल्लेख है? तो इसमें है आपका प्रांत और उनकी राजधानी की अगर बात करूँ, देखिए तो उनका जो उल्लेख है, तो इसमें है एक तो कलिंग। ठीक है, कलिंग का उल्लेख है। तो कलिंग की राजधानी थी तोसली। और इसमें उत्तरापद का उल्लेख है। ठीक है, उत्तरापद का भी उल्लेख है, जो प्रांत था उत्तरापद, उसका भी इसमें उल्लेख है। इसकी राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है, राजधानी क्या थी इसकी? तक्षशिला। उसके बाद इसमें अवंती राष्ट्र का उल्लेख है। ठीक है, अवंती राष्ट्र का भी इसमें उल्लेख है। तो अवंती राष्ट्र का उल्लेख है, इसकी राजधानी थी उज्जैनी। ठीक है, उज्जैनी इसकी राजधानी थी। उसके बाद इसमें दक्षिणापथ का उल्लेख है। ठीक है, दक्षिणापथ का भी उल्लेख है, इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। ठीक है, सुवर्णगिरी। उसके बाद इसमें एक प्रांत था प्राच्य। तो प्राच्य का भी उसमें उल्लेख है, उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र उसकी राजधानी। तो ये 5 प्रांतों का इसमें मौर्य साम्राज्य के अशोक के अभिलेखों में उल्लेख है। ठीक है, चलिए और इसमें आगे जो मोस्ट बचा है, देखिए मौर्य काल में भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे। यानी कि एक तो भाग और आपका एक था इसमें बलि। ठीक है, तो भाग एवं बलि जो है, तो ये क्या थे? राजस्व के स्रोत थे। ठीक है, मौर्य काल में राजस्व के स्रोत। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये भी नोट कर लेना। ठीक है, राजस्व के स्रोत थे। ठीक है, तो देखिए उसके बाद इसमें थोड़ा सा जो बचा है और बता दूं, अशोक ने गौतम बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ़ कर दिया था और भू राजस्व कर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। ठीक है, यानी कि लुम्बिनी ग्राम जो पूछता है, यानी कि अशोक ने गौतम बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का क्या कर दिया था? धार्मिक कर माफ़ कर दिया था। ठीक है, ठीक है, माफ़ कर दिया था। और उसके बाद भू राजस्व कर को 1/6 से 1/8 कर दिया था। ठीक है, घटाकर 1/8 कर दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है। ठीक है, देखिए उसके बाद इसमें जो बचा है वो है सुदर्शन झील। ठीक है, सुदर्शन
तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो सुदर्शन झील जो थी इसका निर्माण देखिए मौर्य शासक था चंद्रगुप्त ने कराया था। ठीक है, सुदर्शन झील का तो चंद्रगुप्त ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, किसने कराया था? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने इसका निर्माण कराया था। ये कौन था? मौर्य शासक था। ठीक है, तो इसका निर्माण कराया था। देखिए तो सुदर्शन झील थी, इसका निर्माण इसने कराया था। ठीक है, उसके बाद जो इसमें बचा है देखिए अशोक ने यानी कि ईस्वी पूर्व 3वीं शताब्दी में नहरें निकाली थी इसमें से। ठीक है, अशोक ने क्या किया इसमें 3वीं शताब्दी पूर्व अशोक ने ईस्वी पूर्व 3वीं शताब्दी में इसमें से नहरें निकाली। ठीक है, इससे नहरें निकाली। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है, ये भी पूछ लेता है। उसके बाद जो इसमें बचा कोई और टॉपिक पे देखिए जो एक है जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख की अगर बात करूं, जूनागढ़ अभिलेख तो उसमें क्या है देखिए उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के कार्यों का वर्णन शक छत्र रुद्रदामन तो उसमें मिलता है इसका। ठीक है, तो ये जूनागढ़ में अभिलेख है यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के कार्यों का इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक के कार्यों का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, कार्यों का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान करना है। और यही देखिए ये जितने मैंने मोस्ट टॉपिक में कराए हैं सारे मोस्ट है इसमें, इनको नोट कर लें। और इसी में टॉपिक वाइज ही आपके जो पॉइंट टू पॉइंट मैंने कराए हैं इसी में आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही और इसे यहीं पर विराम देते हैं। फिर मिलेंगे, कल का टॉपिक रहेगा गुप्त वंश, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, उसके बारे में जो गुप्त वंश के बारे में आप पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।